वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज मैं टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर में जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर उसको आप अपने ट्रेडिंग टेक्निक में यूज़ भी करते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पिवट्स पॉइंट के बारे में। पिवट्स पॉइंट्स होता क्या है और इसे हम चार्ट पे ट्रेड लेने में किस तरीके से इससे हमें मदद मिलती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स बातें करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं अपना प्रो टिप्स भी दूंगा जो कि बिल्कुल वो मेरे एक्सपीरियंस से लिया गया है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप लोगों के साथ ऐसा अधिकतर होता होगा कि जैसे ही किसी भी स्टॉक में आप बाइंग पोजीशन बनाते होंगे तो वो स्टॉक वहीं से गिर जाता होगा और जैसे ही आप किसी स्टॉक को सेल करते होगे तो वो स्टॉक वहीं से उठ जाता होगा। फिर आप सोचते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसा जब मैं नया नया ट्रेडर था, मैं नया नया मार्केट में आया था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जैसे कि मेरे आपके सामने ब्रिटानिया का एक चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे मैं 1 डे का कैंडल लगा के रखा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इससे आपको पता चले कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा अप ट्रेंड में है और आप देख रहे हो कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है और आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, एंट्री बना लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से स्टॉक सीधे नीचे की तरफ मूवमेंट कर देता है तो आपको पूरा लॉस हो जाता। फिर नीचे की तरफ जा रहा है आपको लगेगा यहाँ पे कि यार इतना नीचे गिर गया, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और ये फिर इसके बाद ये अप ट्रेंड में चला जाता। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है अगर ये आपके साथ हो रहा है, आप उनमें से एक हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की ABC पता नहीं है। तो आज आप पिवट्स पॉइंट को यूज़ करके अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ ब्रिटानिया का अगेन चार्ट, उसमें पिवट्स पॉइंट यूज़ करके। अभी ब्रिटानिया का वही चार्ट है जो मैंने अभी अभी दिखाया था, इसमें भी ब्रिटानिया 1 डे का सिग्नल लगवाए। अब आप एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि कहाँ पे हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए और कहाँ पे हमें स्टॉक को सेल करना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये रेड ब्लैक, यही है आपका पिवट्स पॉइंट या पिवट लाइन इसे बोल लो। तो आप जब देखोगे कि यहाँ पे, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा हालाँकि। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहे हैं कि नहीं, पिवट्स पॉइंट यहीं से ये स्टॉक जो है नीचे गिर रहा है। कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, नेक्स्ट पिवट पॉइंट पे ही सपोर्ट ले रहा है, फिर नेक्स्ट पिवट पॉइंट पे ही सपोर्ट ले रहा है। तो आपको पता है फिर जब ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही इसने सेंट्रल पिवट पॉइंट को क्रॉस किया, क्लोजिंग दी, ये पूरा अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक लाइन के पास ये पूरा डाउन ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो पिवट्स पॉइंट कैसे रोल प्ले कर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे और अच्छे से पूरे डिटेल्स में समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पिवट्स पॉइंट होते क्या हैं और इनका चार्ट पे यूज किया, इसे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो ये आता है कि ये इट इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड रिवर्सल्स। तो ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो ट्रेंड क्या चल रहा है उस स्टॉक में ये बताने का काम करता है। जैसे कि स्टॉक में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये ऐसा कुछ होगा, फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये नीचे की तरफ गिरता हुआ जाएगा। तो ये हमें पिवट्स पॉइंट से पता लग जाएगा। कैसे लगेगा, हम इसे चार्ट पे देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि पिवट्स पॉइंट जो है ना वो फिक्स होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं एकदम। 3 अगर पिवट्स पॉइंट है तो ये आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट होगा, ये आपका रेसिस्टेंस R1 होगा और ये यहाँ पे S1 होगा। तो आप इंट्राडे के लिए अगर इन्हें लगाते हो तो ये फिक्स होते हैं पूरे दिन के लिए। तो एक तरीके से ये लाइन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो ये आपको मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में बताता है कि कोई भी स्टॉक बेयरिश है या बुलिश है, इसे हम चार्ट पे समझेंगे। और चौथा कि ये आपको हेल्प करता है एंट्री लेने में, कि हम किस पोजीशन पे किसी भी स्टॉक में एंट्री ले, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, और आपका टारगेट क्या हो सकता है और आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे। अब हम इस चारों पॉइंट्स को चार्ट पे एक एक करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट था, ये जो पिवट्स पॉइंट होते हैं वो ट्रेंड को बताते हैं कि ट्रेंड क्या है। जैसे कि मान लो इसमें मैं जो लाइन्स है उसमें डिफाइन कर देता हूँ। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसे हम सेंट्रल पिवट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल पिवट पॉइंट। यही मेन आपका पिवट पॉइंट्स है। ये आपका है R1 जो कि पहला रेसिस्टेंस है जहाँ से शेयर प्राइस रिजेक्ट हो सकता है या से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ये आपका है R2 और या इसके नीचे वाला जो पॉइंट है ग्रीन वाला वो है आपका S1 और ये वाला है S2। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है, पर पहले हम जानते हैं ट्रेंड कैसे बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही इसने R1 को नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, ये क्या हो गया, ये पूरे तरीके से बेयरिश हो चुका है। तो ये आपका ट्रेंड बता रहे हैं, यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड हो गया।
ये आपका मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट है जहाँ से फिर इसने रिजेक्शन दिया और हल्का सा वेव टाइप में बुलिश दिखा रहा है, फिर यहाँ पे आपका बेरिश दिखा रहा है। तो ये आपको ऐसे पता चल जाएगा देखने के कि जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही ये मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट है ब्लैक लाइन, यहाँ से ये अपर की तरफ अप ट्रेंड में चला गया, तो ये आपको ट्रेंड को बताता है। इसके बाद वाली पॉइंट थी कि ये फिक्स लाइन होते हैं। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखोगे तो ये तीनों लाइन हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट था कि ये आपके मार्केट के सेंटीमेंट को भी बताते हैं, जैसे कि मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट जो है, अगर वो देख रहे हो यहाँ पे देखो, इसे ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे दूसरा सेंट्रल पिवट पॉइंट कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, फिर ये यहाँ पे बना। तो अगर किसी भी पिवट पॉइंट का सेंट्रल पिवट पॉइंट ब्लैक वाली लाइन नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है तो वो उसका क्या, उस स्टॉक में बियरिश सेंटीमेंट है। और जब ये जैसे कि यहाँ पे देखो ब्लैक वाली लाइन नीचे की तरफ बनती जा रही है ना, फिर जहाँ से इसने उठना शुरू कर दिया, ब्लैक वाली लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई, तो स्टॉक देखो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, बन रही है, तो ये आपको बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो जब भी किसी भी स्टॉक में उसकी क्लोजिंग सेंट्रल पिवट पॉइंट के नीचे होगी तो वो स्टॉक उस दिन के लिए बेयरिश है, और जब उसकी क्लोज उसके सेंट्रल पिवट पॉइंट के ऊपर होगी तो वो उस दिन के लिए बुलिश स्टॉक है। तो ये आपको मार्केट का सेंटीमेंट को भी दर्शाता है। इसके बाद वाली हमारी पॉइंट थी कि ये आपको एंट्री एग्जिट डिसाइड करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि हम कैसे पता चलेगा, सपोज करो आज हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक दिन की जो कैंडल है वो ये है, तो अगला R1 क्या होगा, अगला जो रेसिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, और S1 अभी नीचे की तरफ बना नहीं है, मतलब ग्राफ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे ही ये क्लोजिंग देखी यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए क्या होना चाहिए, पहला टारगेट R1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वो टारगेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये आपका पॉइंट है करीब करीब 3400 के आसपास होगा, और आपका जो टारगेट पॉइंट है वो आपका करीब करीब हो जाएगा 3550 के आसपास। इतना का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप पूछोगे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, तो स्टॉप लॉस आप या तो S1 को रख सकते हो, S1 से भी उठ सकते हो, या फिर इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या स्टॉप लॉस अपना कुछ लगा सकते हो कि मैं 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। तो ये आपको एंट्री एग्जिट को भी डिसाइड करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि पिवट्स पॉइंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लो ये आपकी एक कैंडल होती है, तो कैंडल का जो होगा ये वाला जो पार्ट होगा, अगर आपकी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, ये आपका प्राइस होगा ओपनिंग प्राइस वो लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा क्लोजिंग, और ये जो होगा वीक का जो हाई होगा वो हाई है उसका, और ये नीचे वाला लो है। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल के लिया है, पिवट्स पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाई डिवाइडेड बाई 3, हाई लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। तो मान लो सपोज करो कि किसी कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो 50 है, जो कि आपको चार्ट पे दिख भी रही है, ठीक है। किसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो है, ये ग्रीन कैंडल है, सॉरी ये कलर थोड़ा डिलीट हो गया, ओपनिंग प्राइस जो है 50 है, क्लोजिंग प्राइस 55 है, हाई जो है 60 है, और एल जो है 45 है। तो पिवट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 प्लस 45 प्लस 55 बाई 3, और ये जो होगा सेंट्रल पिवट पॉइंट जो आएगा वो 53.3 आएगा। अब हम R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 के लिए जो फॉर्मूला होता है कि ब्रैकेट में P इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस लो प्राइस, तो जो भी यहाँ पे ब्रेक कितना आता है पिवट पॉइंट, P स्टैंड्स फॉर पिवट पॉइंट, तो 53 इंटू 2 माइनस 45 61.66, तो 61.66 जो होगा उसका R1 होगा, 53 होगा उसका मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट। और ऐसे ही आप R2 को भी कैलकुलेट कर सकते हो। R2 का जो फॉर्मूला है P प्लस हाई माइनस लो, S1 का भी P इंटू 2 माइनस हाई, ऐसे आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। S1 आएगा 46। तो ये जो आपकी लाइन बनी, मैं ये जो दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये आपकी एक सेकेंड, जैसे कि देख सकते हो जो 53 है, जो कि हमारा मेन पिवट पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो वो जो लाइन होगी वो ब्लैक लाइन होगी सेंट्रल पिवट पॉइंट। आपका जो रेसिस्टेंस होगा, जैसे कि हम कैलकुलेट करके निकाले हुए थे, 61 होगा यहाँ पे, और सपोर्ट होगा 46। तो कैसे ग्राफ बढ़ेगा, कैसे जैसे ये जाएगा, ये R1 को अचीव करेगा, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर सकता है, या फिर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है तो ये S1 को सपोर्ट करेगा। ये आपका S1 है, ये आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट है, और आपका R1 है। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे हम पिवट्स पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं जीरोधा के ग्राफ पे और देखते हैं कि किसी भी स्टॉक में हम पिवट्स पॉइंट को यूज़ करके कैसे ट्रेड करेंगे। अब आपके सामने लग चुका है रिलायंस का चार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और
रिलायंस का चार्ट यहाँ पे कैंडल लगी है 1 डे की। तो आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है, कुछ पता चल रहा है कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है? ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसके पहले हमको स्टडीज़ में जाके लगानी होगी पिवट्स पॉइंट। अब स्टडीज़ जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे स्टडीज़ में जाओगे सिंपली, और यहाँ पे स्टडीज़ में जाके आप क्लिक करोगे ऐसे, फिर यहाँ पे लिखोगे पिवट पॉइंट्स, पिवट्स पॉइंट्स यहाँ पे आ गया। और ऐसे आप ऐसे इसके साथ कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, जैसा है वैसा रहने दोगे, इसको डन कर दोगे। तो आपके सामने पिवट्स पॉइंट लग चुका है, आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, कैसे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये जो सेंट्रल पिवट पॉइंट ब्लैक लाइन है, इससे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड वेट प्लीज़। जैसे ही यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिली, स्टॉक अपना, ये आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट, ये आपका R1 को अचीव किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सपोर्ट ले रहे हैं। एक बार जो सपोर्ट टूट जाता है, रिजेक्शन टूट जाता है, द रेसिस्टेंस जब एक बार टूट जाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। फिर सपोर्ट लेकर फिर अपना अचीव किया यहाँ पे सेंट्रल पिवट पॉइंट, ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर से R1 को अचीव किया गया। फिर यहाँ पे आप डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, सेंट्रल पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ, S1 यहाँ पे ये सेंट्रल पिवट पॉइंट पे आके S1 पे आके अपना सपोर्ट ले लिया। तो आपको अच्छे से पता चल रहा है ऐसे कि कैसे हम चार्ट में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी चार्ट को इंट्राडे पे देखें तो यहाँ से आप कैंडल को सिलेक्ट करके 15 मिनट लगा सकते हो और आपके सामने ये चार्ट खुल जाएगा। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे आज का डेट है, सेंट्रल पिवट पॉइंट आपका ये हो गया, जैसे कि एक सेकेंड, ये आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट हो गया, ये आपका R1 हो गया, और इधर आपका ये S1 हो गया। तो ये जो आज रिलायंस जो ओपन हुआ वो सेंट्रल पिवट पॉइंट के ऊपर हुआ, R1 के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R1 जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर जैसे ही R1 सपोर्ट पे काम किया, R2 आपका टारगेट होगा, जो कि टारगेट अचीव हो चुका है। फिर R2 आपका सपोर्ट का काम कर रहा है और नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि ये जो कंसोलिडेशन स्टेट चल रहा है, ये इसका सेंट्रल पिवट पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे R1 हो गया, और ये इसका जो है सेंट्रल पिवट पॉइंट है। क्लोजिंग जो है इस सेंट्रल पिवट पॉइंट के नीचे हुई और सीधे S1 अचीव हो गया। फिर यहाँ पे दिन भर सपोर्ट लेता रहा। तो ऐसे आप इंट्राडे में भी इसको पिवट्स पॉइंट को यूज कर सकते हो, और किसी दूसरे आप स्टॉक में भी इसे यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको इस इंडिकेटर की यूज़ करना है तो आपको किसी और इंडिकेटर की सहायता लेनी होगी। लोगे तो ज़्यादा परफेक्ट ट्रेड ले पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे RSI लगाया हुआ हूँ, और इसमें आप चाहो तो ADX भी लगा सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है कि RSI क्या होता है, उसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ADX वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले देखो और इन तीनों को कंबाइन करके स्ट्रेटजी क्रिएट करो। फिर देखो आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। कमेंट करके बताना कि सर ये वीडियो कैसी लगी। हालांकि प्रो टिप्स देना मुझे बाकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस इंडिकेटर के प्रो टिप्स के बारे में। इसके प्रो टिप्स क्या होगा, जो कि बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। जैसे कि हमेशा ऑलवेज यूज 1 डे टाइम फ्रेम टू टेक स्विंग ट्रेड। जो कैंडल होनी चाहिए वो क्या 1 डे लगाओगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे में आप 15 मिनट से लेकर 5 मिनट का ही कैंडल यूज करोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे का कैंडल यूज करोगे, इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का, और जो R1 R2 S1 S2 बन रहे हो उसको यूज करोगे। उसके बाद टेक बुलिश ट्रेड ओनली व्हेन क्लोजिंग ऑफ कैंडल ऑकर अबव सेंट्रल पिवट पॉइंट। जब भी ब्लैक लाइन सेंट्रल पिवट पॉइंट के ऊपर अगर क्लोजिंग कैंडल देती है तो वो आपको तभी आपको बाय करना है, उसके नीचे देती है तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टेक बियरिश ट्रेड ओनली व्हेन क्लोजिंग ऑफ कैंडल ऑकर बिलो द सेंट्रल पिवट पॉइंट। आप इसमें एक रिवर्सल ट्रेड भी यूज कर सकते हो, पर उससे मैं किसी डिफरेंट वीडियोज़ में उस स्ट्रेटजी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप पिवट्स पॉइंट अच्छे से समझ लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑलवेज वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। क्लोजिंग कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 डे पे काम कर रहे हो तो 1 डे के कैंडल को क्लोज होने दो। मतलब कि जब आपको ट्रेड लेना है स्विंग ट्रेडिंग, तो आप कब लोगे, 3:15 से 3:20 के बीच में, जब वो कैंडल क्लोज होने वाली हो, ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास। अगर आप 15 मिनट पे यूज़ करो तो उस कैंडल को 15 मिनट कैंडल को यूज क्लोज होने दो, 5 मिनट कैंडल क्लोज होने दो। अदरवाइज आप ट्रैप में फंस सकते हो, जिसे हम बुल ट्रैप या बियर ट्रैप भी कहते हैं। आपको लगेगा स्टॉक अब ब्रेकआउट दे चुका है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, रिजेक्शन कैंडल को बना देता है और आप इस ट्रैप में फंस जाओगे। जैसे इसे मैं चार्ट पेपर समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही ये आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया R1 यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको लगेगा कि अब R2 टारगेट होगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ये कैंडल जो है नीचे की तरफ रिजेक्शन दे के
नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे आपको RSI को भी देखना होता है, ठीक है ना। तो RSI और ADX इसलिए मैं बताया, उस वीडियो से जाकर पहले देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं है यहाँ पे। जैसे ये देखो यहाँ पे आपको 1 डे पे ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, स्टॉक गिर गया। तो क्यों गिर गया, क्योंकि आपका जो RSI ADX लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ऐसे। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रही है क्या, नीचे की तरफ यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे यहाँ से ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही R2 क्या ब्रेक हुआ, वो कैंडल अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, आप खरीद लेते तो आप फंस जाते। तो रिजेक्शन, वेट फॉर द रिजेक्शन कैंडल, वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज का नीचे हो गई, नीचे हो गई तो क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यही मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता था। उम्मीद है आज आपको पीवट्स पॉइंट की सारी बातें पता चल गई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं और भी लाने वाला हूं। और मैं सोच रहा हूं कि बैंक निफ्टी के का वीकेंड जो रिव्यू होता है उसे भी मैं शुरू करूं, बट उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।